एसपी शास्त्री तत्सम पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम पुनः समाज से संबंधित नया वीडियो लेकर के आए हैं जो क्लास 10th सीबीएसई सिलेबस पर आधारित है। आज आपको हम समाज के विषय में जानकारी देंगे जो आपको सिलेबस में पाठ्यक्रम में जो पढ़ना है। परीक्षोपयोगी बातें हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, बार बार हम इस बात पर चर्चा करते हैं, पुनरावृत्ति जरूरी है। आप वीडियो को देखें, समझें, जानें, ध्यान दीजिएगा, सारी बातें स्पष्ट होंगी। पढ़ना है, खेल ही खेल में पढ़ना है, इसलिए जहाँ तक हो सके मैंने अपने शब्दों को सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया है। कई बच्चे जो हैं क्लास में प्रश्न करने में झिझकते हैं। आपको झिझकना नहीं है, हमने मंच दिया है, आप प्रश्न कर सकते हैं बिना झिझक। आप प्रश्न हमसे कीजिए। समय जो दिए हैं हम संध्या 7 से 8 बजे के बीच में, मेरा मोबाइल नंबर है, कॉल कीजिए और बात हमसे कर सकते हैं, आप प्रश्न कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस पर आधारित समास क्लास 10th सीबीएसई। समास में आपको जो पढ़ना है वह कुछ नियम पढ़ने हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जानने से पहले थोड़ी सी परिभाषा जान लें समास की, तब स्पष्टता होगी, आप समझ पाएंगे कि अव्ययी भाव है क्या। समास की परिभाषा है एक पदी भाव समासः समसनम इति समासः। ऑब्लिक करके हमने लिखा है, दोनों एक ही चीज है। कहता है ये कि जब दो पद मिलकर एक पद हो जाते हैं उसे समास कहते हैं। यानी जब दो पद आपसी विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं, अर्थात संक्षिप्त रूप ही समास कहलाता है। उदाहरण देखिए, धर्मस्य राजा, ये दो पद है, लेकिन जब मिलता है तो बनता है धर्मराज, एक पद हो गया, यानी संक्षिप्त रूप हो गया। तो ये हो गया समस्त पद और धर्मस्य राजा हुआ विग्रह पद। अब समास में कोई क्लियर नहीं हो, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि विग्रह पद क्या है और समस्त पद क्या है। तो जब दो या दो से अधिक पद आपसी विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक में मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। समास में जो पहला नियम आपको पढ़ना है अव्ययी भाव समास का। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा है, एक लाइन में ध्यान रखिए, पूर्व पद प्रधानः अव्ययी भावः। हमने अब हाथ से लिखा है तो थोड़ी सी एक ही चीज को बार बार हम कहीं नहीं दिखा सकते हैं, क्रमशः उसको हम लोग चलेंगे। तो पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, जिसका पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और उस अव्ययी भाव समास में लगभग 10-11 उपसर्ग हैं। इसका पूर्व पद जो अव्यय उपसर्ग होता है उसमें 11 उपसर्ग हैं, लेकिन आपको 6 ही पढ़ना है। ध्यान रखना है कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद अव्यय होता है तथा पूरा पद नपुंसकलिंग में होता है। तो पहला आपको जो पढ़ना है निर उपसर्ग पढ़ना है। तो निर उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव, यानी निर के बदले में हम लोग अभाव का प्रयोग करते हैं। और जब भी विग्रह करेंगे तो षष्ठी विभक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए निर्धनम शब्द है, तो निर्धनम का मतलब हुआ धन का अभाव, ये समास के अनुसार अर्थ हुआ। ऐसे आप निर्धन मतलब गरीब कह सकते हैं, लेकिन विग्रह के अनुसार इसका अर्थ हुआ धन का अभाव। तो धनस्य अभाव स्पष्ट है षष्ठी विभक्ति। जब भी इसका विग्रह करेंगे षष्ठी विभक्ति में करेंगे। और उदाहरण लेते हैं, निर्गुणम, गुण का अभाव, गुणस्य अभाव षष्ठी विभक्ति है। निर्भयम, भयस्य अभाव, ये भी षष्ठी विभक्ति है। निर्जनम, जनस्य अभाव, जन का अभाव। निर्भयम, भय का अभाव। निर्गुणम, गुण का अभाव। निर्विघ्नम, विघ्नस्य अभाव, विघ्न का अभाव। ये हुआ आपका। अगला उपसर्ग जो पढ़ना है जिसके साथ आपका अव्ययी भाव समास है वह है प्रति। प्रति का अर्थ होता है द्विरुक्ति। द्विरुक्ति का मतलब होता है द्विह उक्ति, दो बार कथन।
किसी चीज को 2 बार कहना। द्विरुक्ति मतलब किसी चीज को 2 बार कहना। और प्रतिदिनम तो हम लोग हिंदी में ऐसे ही कह देते हैं, रोज रोज, तो स्पष्ट है। तो उत्तर पद का हम लोग 2 बार प्रयोग कर देंगे, तीनम दिनम इति। स्पष्ट है, ध्यान दीजिए एकदम। जब आप मन मस्तिष्क को एक जगह रखेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, तो ये भूलने वाला चीज नहीं है, जान लीजिए। प्रतिगृहम गृहम गृहम इति, स्पष्ट है। उत्तर पद का यहां भी 2 बार प्रयोग हुआ, लास्ट में इति जोड़ देंगे। प्रतिवचनम वचनम वचनम इति, प्रतिदानम दानम दानम इति, प्रतिशब्दम शब्दम शब्दम इति। उत्तर पद का 2 बार प्रयोग, अंत में इति लगा देंगे। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, स। स का मतलब होता है सह या सहित, साथ के अर्थ में होता है। जब साथ के अर्थ में हो जाता है तो कारक सूत्र पढ़े हैं, साथ के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। तो स जब रहेगा तो तृतीय विभक्ति लगाएंगे। समलम मलेन सहितम, सपुस्तकम पुस्तकेन सहितम। अब देखिए मलेन में हलंत छूट गया है, पुस्तकेन में हलंत रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सस्नेहम स्नेहेन सहितम, सावधानम अवधानेन सह, चाहे सहितम दोनों लगा सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। सव्यवधानम व्यवधानेन सह या व्यवधानेन सहितम। अब अगला देखते हैं, उप। उप का अर्थ होता है समीप, निकट। अब इसमें भी षष्ठी लगेगा। अर्थ जिसे मान लीजिए निकालते हैं हम लोग हिंदी में, विग्रह जो कहेंगे उसको, उपवनम यानी वन के निकट। तो के आ गया तो षष्ठी लगाएंगे, सरल है एकदम। विभक्ति जो नजर आए आपको कि षष्ठी है तो षष्ठी लगा देंगे। वनस्य समीपम, उपनगरम नगरस्य समीपम, उपगृहम गृहस्य समीपम। ये सब बालक पर उप चला है तो वनस्य नगरस्य गृहस्य हुआ है। उपगंगम, ये गंगा शब्द इसमें आया है तो गंगायाः समीपम, गंगा के समीप। उपोद्यानम उद्यानस्य समीपम, उप और उद्यान है तो उद्यान के समीप। अब चलिए अगला देखते हैं, पांचवा अनु। अनु का अर्थ होता है पश्चात यानी बाद में। अनुरथम, रथस्य पश्चात, रथ के बाद, ठीक है। अनुग्रहम, ग्रहस्य पश्चात, ग्रह के बाद या पीछे जिसको कहेंगे। अनुगृहम, गृह से पश्चात, घर के बाद। तो ये इसमें भी षष्ठी लगेगा, केवल स के साथ में तृतीया लगाएंगे। अगला देखते हैं, यथा। यथा का मतलब होता है अनतिक्रम्य। और अनतिक्रम्य का अर्थ क्या होता है, यानी कि इसका अर्थ होता है सीमा के अंदर, यानी सीमा से बाहर नहीं, सीमा के अंदर। जैसे मान लीजिए हम लोग यथा समय, तो समय के अनुसार, तो मतलब क्या हुआ, उस समय सीमा के अंदर। तो इसलिए इसमें अनतिक्रम्य का प्रयोग करते हैं, तो इसमें द्वितीय लगाते हैं, समयम अनतिक्रम्य। यथा कालम कालम अनतिक्रम्य, यथा लेखम लेखम अनतिक्रम्य, यथा शक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य, यथा सुखम सुखम अनतिक्रम्य। स्पष्ट हुआ? हमको तो लग रहा है कि सारी बातें स्पष्ट हो गई। यदि स्पष्ट नहीं हुई तो आप सवाल करें, मैंने बता दिया है, एकदम खुलकर सवाल करें। सवाल करेंगे आप आत्मनिर्भर बनेंगे, किसी से कुछ नहीं कहना है, सीधे मेरे पास आना है, आप प्रश्न करें। और जब आप प्रश्न करना सीख जाएंगे, समझ लीजिए दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं ढकेल सकती है, आगे ही बढ़ेंगे। चलिए, मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबको कुछ न कुछ लाभ हो सके। थैंक यू। अगला समास हम लेकर के आएंगे, और वह समास है द्वंद्व।